इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ, एक वक्त पर इसरो ने एक साथ एक रॉकेट के जरिए 7 देशों के 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इसके साथ ही चांद पर भी पानी हमने ही खोजा था। इसरो ने भारत को गर्व करने के कई मौके भी दिए हैं और कई बड़े सैटेलाइट्स भी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत इतना काबिल नहीं था कि वो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखे। यहाँ तक कि उस वक्त हाल ऐसा था कि सैटेलाइट्स को बैलगाड़ी में ले जाया जाता था। लेकिन आज इंडिया ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज जानते हैं इसरो का ये मुश्किल सफर और कैसे फहराया इसरो ने चांद पर भारत का तिरंगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो को देख सके। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा आज चांद पर पहुंच चुकी है। आज भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब इंसान के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। अंतरिक्ष के बारे में सोचना तो दूर की बात थी, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। तो फिर क्या था, भारत ने भी अपना सफर तय किया और आज कई रिकॉर्ड इनके नाम है। इस वक्त इसरो में लगभग 17,000 एम्प्लॉइज और साइंटिस्ट काम करते हैं और इस इंस्टीट्यूट का मेन काम भारत के लिए स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाना है। आपको बता दें कि इसरो की सभी लॉन्चिंग चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा आइलैंड पर सतीश धवन स्पेस सेंटर में की जाती है। इसरो के जरिए भारत ने कई बड़े कामों को अंजाम दिया है, जो कोई बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन शुरुआत में ये सब बिल्कुल नामुमकिन लगता था। अंतरिक्ष में पहली बार जाने का सपना भारत ने यह 1962 में देखा था, और जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का प्लान किया तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष रिसर्च समिति इंस्कोपार की स्थापना की। भारत में स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और रूस जैसी कंट्रीज अपनी सैटेलाइट्स की टेस्टिंग शुरू कर चुके थे, और इसीलिए यह 1962 में भारतीय सरकार ने अंतरिक्ष की तरफ अपना पहला कदम रखा। और इसके बाद यह 1963 में तुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के पहले स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एडवांस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए 5 अगस्त 1969 को इंस्कोपार की जगह इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 को स्पेस कमीशन का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया गया। भारत में मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाने वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के रिसोर्सेज से इंसान और सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अपने शुरुआती दिनों में इसरो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इसरो ने अपनी लिस्ट में कम्युनिकेशन तथा रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे और भी प्रोग्राम्स को शामिल किया था। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण करना इसरो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भारतीय वैज्ञानिकों के पास ना तो बेसिक फैसिलिटीज थी और ना ही इनफ रिसोर्सेज। पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बों के आगे ये सारी समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के गाइडेंस में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। इस आर्यभट्ट के निर्माण में सबसे बड़ी बात ये थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। ये एक छोटा उपग्रह था, इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का वक्त लग गया। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक में पूरे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। इस सैटेलाइट का नाम देश के महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। उस समय इसे 19 अप्रैल 1975 में कॉस्मस 3M नामक रशियन रॉकेट के साथ कास्पुटिन यार, आस्ट्रखान ओब्लास्ट से लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 17 सालों तक अंतरिक्ष में रहा था। इसके बाद इसने 10 फरवरी 1992 को फिर से धरती के वायुमंडल पर एंट्री ली, लेकिन भारत के साथ इसका कम्युनिकेशन यह 1981 में ही टूट गया था। इसके बाद इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को सक्सेसफुली टेस्ट कर भारत का नाम उन देशों में जोड़ दिया जो अपने सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च कर सकते थे। इसके जरिए रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को भी ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद यह 1983 में INSAT-1B को लॉन्च किया गया। इसने भारत के टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। इसके बाद यह 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की सक्सेसफुल लॉन्च से इंडिजिनियस लॉन्च कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, जिसके जरिए अब तक 50 से ज्यादा मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। इस दौरान चंद्रमा पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर झंडा लहराने वाला चौथा देश बन गया। इस दौरान भारत के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी। दरअसल चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज की। इसके बाद इसरो यहीं तक नहीं रुका। साल 2014 को इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर एक और बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया, और ऐसा करने वाला भारत फिर से चौथा देश बना। आपको बता दें कि इसरो के इस मिशन में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मिशन की सबसे खास बात ये थी कि भारत एक लौता ऐसा देश था जिसको पहली बार में ही मंगलयान को मंगल भेजने में सफलता मिली। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को स्पेस के ऑर्बिट में स्थापित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
इसके बाद इसरो ने 5 जून 2017 को देश का हेवीएस्ट रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। ये अपने साथ 3136 किलो का उपग्रह GSAT-19 लेकर गया था। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए देश को फॉरेन लॉन्चेस पर निर्भर करना पड़ता था। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया था और ये पूरी तरह से देसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। इसके साथ ही भारत के पास भी अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना एक नेविगेशन सिस्टम हो गया था। इसके कुछ समय बाद 27 मार्च 2019 को ही इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट ASAT से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में कामयाबी मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिरा देने वाला भारत चौथा देश था। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट सहित 29 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था और इनमें 28 फॉरेन सैटेलाइट्स शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मिशन में 3 अलग-अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को स्थापित किया था। ये सिलसिला यही नहीं रुका और 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को रवाना किया। GSLV मार्क 111 के जरिए लॉन्च किया गया। हालांकि ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत के लिए इसरो का महत्व। दोस्तों, भारत के लिए इसरो का बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत के इतिहास में कामयाबी के कई नए पन्ने लिखे। अपनी स्थापना के बाद ही भारत के लिए इसरो ने कई प्रोग्राम्स और रिसर्च को सफल बनाया है। इसरो ने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में स्थापित करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके साथ ही इसरो ने भारत में अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारत में वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की मैपिंग करना और जियो ऑब्जर्वेशन के जरिए से प्लानिंग करना और ऐसे कई काम इसरो के जरिए आसान हुआ है। भले ही आज के समय में इंडिया के लिए इसरो बहुत ही महत्व रखता हो और इसने भी देश के इतिहास में कामयाबी के कई बड़े बड़े पन्ने लिखे हो, लेकिन आज भी इसरो के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए जानते हैं उन चुनौतियों के बारे में। इंक्रीज्ड कंपटीशन। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल स्पेस मार्केट में कंपटीशन में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कई नए खिलाड़ी मैदान में एंटर कर रहे हैं और इसने इसरो को कंपटीशन में आगे रहने के लिए टेक्नोलॉजीज को नया करने और नए इनोवेशंस करने का दबाव डाला है, जो कि आज इसरो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लिमिटेड रिसोर्सेज। सरकार से इंक्रीज फंडिंग के बावजूद भी इसरो के पास दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले काफी लिमिटेड रिसोर्सेज है। इससे एजेंसी के लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करना और दूसरे स्पेस पावर्स के साथ कम्पीट करना काफी मुश्किल बनाता है। आज भी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल एफिशिएंसी की कमी है। भारत के सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स यहीं से लॉन्च किए जाते हैं और ऐसे में इतनी टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से इसरो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस तरीके से बढ़ रही है। ऐसे में इसरो को लगातार अपडेटेड रहने की जरूरत है और ऐसे में रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ अदर कंट्रीज और प्राइवेट सेक्टर पर भी निर्भर करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सेक्टर से मदद मिलना इतना आसान नहीं है। एनवायरमेंटल कंसर्न। स्पेस एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पर भी असर पड़ता है और इसलिए इसरो ये देखता है कि सारी एक्टिविटीज ऐसी हो जिससे एनवायरमेंट पर असर ना पड़े और इसलिए इसरो ऐसी मटेरियल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। ऐसे में इसरो पहले से ही भारत को काफी प्राउड फील करवा चुका है और आगे भी इसरो ऐसा कर पाने में कामयाब होगा। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।